वेलकम बैक। इंग्लिश मीडियम क्लासेस में आपका स्वागत है सबका। अपन स्टार्ट करें। साइकोलॉजी का पार्ट अपने चल रहा था और अपने स्कूल्स कर लिए थे अच्छे से। स्कूल्स में अपन ने देख लिया था कौन कौन से स्कूल अपन ने पढ़े थे। स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, बिहेवियरिज्म, गेस्टाल्ट स्कूल, और कौन से थे? साइको एनालिसिस, ह्यूमनिस्टिक और लास्ट हॉर्मिक स्कूल। ये अपन ने बात की थी। एक रिवीजन कर लेते हैं अपन फटाफट थोड़ा सा। स्ट्रक्चरिज्म और संरचनावाद क्या कहता है? ये था किसका? ये था साहब अपने विलेहम वुंट का। क्लियर है मेरी बात? ये कॉन्शियसनेस पे फोकस करता है और कॉन्शियसनेस के अंदर मैंने अपन ने बात करी थी कि कॉन्शियसनेस के अंदर ये कॉन्शियसनेस के पार्ट के बारे में बात करेगा, जबकि फंक्शनलिज्म जो बात करेगा, जो जेम्स का है, वो बात करेगा किसके बारे में? कॉन्शियसनेस का फंक्शन कैसे करता है, कॉन्शियसनेस की यूटिलिटी क्या है। बात समझ में आ रही है? इसके बारे में बात करेगा। ये अपन ने कर ली थी। ये अपन ने कहा था कि ये 1892 की बात है और ये 1895 की बात है। ठीक है। और ये वुंट का है और फंक्शनलिज्म किसका है? जेम्स का। अपन ने ये वाली बात की थी। फिर अपन ने एक चीज और कही थी आपको कि ये जो संरचनावाद है, इसके अंदर जो वुंट के जो शिष्य थे टिचनर, उन्होंने कॉन्शियसनेस के 3 एलिमेंट बताए थे। मैंने कहा था आपको, ट्रिक से समझाया था कि टीचनर क्या थे? आईएस थे, है ना? तो वहां पे अपन बात और कर लेते हैं किसकी? टीचनर की। टीचनर टीचनर के अनुसार जो वो 3 एलिमेंट है वो कौन कौन से थे कॉन्शियसनेस के? उन 3 एलिमेंटों की अपन ने बात करी थी। नाम दिया था ना उनका कि टीचनर क्या थे? आईएस थे। IAS, है ना? वहां पे कंफ्यूजन होगा, तो अपन थोड़ी बहुत ट्रिक जहां पर काम आए अपन याद रख सकते हैं, वहां से याद रखेंगे। इमेज, अफेक्शन, सेंसेशन। बात क्लियर है? इनके बारे में डिटेल से अपन ने बात कर ली थी और अपन ने कहा था कि इसके अंदर कौन सा चलता है? इसके अंदर क्या चलता है? इंट्रोस्पेक्शन मेथड। इंट्रोस्पेक्शन मेथड। इसके अंदर कौन सा चलता है? अपन ने बात करी थी किसके अंदर? बिहेवियरिज्म में। इसमें एक्स्ट्रो इंस्पेक्शन या ऑब्जर्वेशन मेथड। आपसे कहे कि ब्लैक बॉक्स किससे संबंधित है, तो आप किससे पे बताओगे? बिहेवियरिज्म से। ब्लैक बॉक्स भी इसी का है, ब्लैक बॉक्स। बात कर ली ना अपन ने। और फंक्शनलिज्म के बारे में कि इसकी यूटिलिटी क्या है ना? ये किसका है? ये वुंट का है। वुंट का है। ये किसका है? ये जेम्स का है। ये स्कूल किसका है? बिहेवियरिज्म। ये वॉटसन का है। किसका है? वॉटसन का, जेबी वॉटसन। ठीक है। और गेस्टाल्ट किसका है? गेस्टाल्ट है वर्दीमर का। किसका है? वर्दीमर, है ना? गेस्टाल्ट है वो कंप्लीटनेस के बारे में बात करता है, एक होलनेस के बारे में बात करता है, संपूर्णता की बात करता है ना? टोटलनेस की बात करता है। गेस्टाल्ट ये कहता है कि जो होल है वो इंपॉर्टेंट है पार्ट्स के। पार्ट बहुत कम इंपॉर्टेंट है। जब भी हमें जाना होगा हम होल से पार्ट की तरफ जाएंगे, न कि पार्ट से होल की तरफ। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। इतना सा अपन ध्यान में देना है अपने को गेस्टाल्ट के लिए। ठीक है। और फिर अपन बात करते हैं साइको एनालिसिस। ये किसकी थी? बहुत फेमस थ्योरी थी, अपन ने बात की थी किसकी? साइको एनालिसिस। ये थी किसकी? फ्राइड की थी। किसकी थी? फ्राइड की। इसके बारे में बात कर चुके हैं ना अपन। किसकी थी ये? फ्राइड की। सिगमंड फ्राइड।
फ्राइड की अपन ने बात की थी, और मेन इंपॉर्टेंट बात था कि ये फर्स्ट फोर्स था। फर्स्ट फोर्स, तीन फोर्स आए थे। पूरी साइकोलॉजी में तीन फोर्स काम करते हैं। पहला फोर्स कौन सा था? साइकोएनालिसिस। दूसरा फोर्स कौन सा था, याद है? बिहेवियरिज्म। और तीसरा फोर्स कौन सा था, याद आ रहा है कुछ? भूल गए वापस? ऐसे नहीं चलता, अपन ने पढ़ रखा है अच्छे से चीजें, है ना। फिर अपन ने बात करी थी, देखो वापस बता देता हूं मैं। पहला फोर्स है आपका साइकोएनालिसिस, दूसरा फोर्स है आपका बिहेवियरिज्म, और तीसरा फोर्स है आपका ह्यूमनिस्टिक, थर्ड फोर्स। ठीक है। इसके अंदर अपन ने बात करी थी कि ये जो इंपॉर्टेंस देता है साइकोएनालिसिस के अंदर, इसके अंदर इंपॉर्टेंस किसकी है? मेन मेन इंपॉर्टेंस है माइंड के। जो तीन टाइप अपन ने कहे थे, कौन कौन से थे? कॉन्शियसनेस माइंड, और एक अनकॉन्शियसनेस माइंड, और तीसरा सबकॉन्शियसनेस माइंड। और अपन ने कहा था कि मेन जो अपन स्टडी करेंगे, मेन अपना जो इम्फेसिस रहेगा, जो जोर रहेगा, वो किस पे रहेगा? इस पे, क्योंकि ये टोटल का कितना है? 90% है। ठीक है। इसी के अंदर अपन ने देखी थी क्या? साइकोसेक्सुअल थ्योरी देखी थी अपन ने, साइको सेक्सुअल थ्योरी। और इसके अंदर अपन ने 5 इसकी स्टेज पढ़ी थी, याद हो तो। कौन कौन सी स्टेज थी? मैंने याद करवाई थी। ओ, ए, पी, एल, जी। याद आ रही है? इसका मतलब पहली कौन सी है? ओरल स्टेज। दूसरी कौन सी है? एनल स्टेज। तीसरी कौन सी है? फेलिक स्टेज। फेलिक स्टेज। चौथी कौन सी है? लेटेंसी। और पांचवी कौन सी है? जेनिटल। क्लियर है मेरी बात? अभी ये केवल नाम, जब अपन साइकोसेक्सुअल थ्योरी पढ़ेंगे, ये मॉडल पढ़ेंगे पूरे का पूरा, उसके अंदर अपने कंप्लीटली पांचों स्टेज स्टेज की डिटेल से बात कर लेंगे। क्लियर है मेरी बात? अभी तो अपने को केवल बस इतना ही ध्यान में रखना है। ठीक है। इसके बाद में अपन ने क्या पढ़ा था? ह्यूमनिस्टिक। ह्यूमनिस्टिक किसका था? ये किसका था? फ्राइड का। ये किसका था? फ्राइड का। ह्यूमनिस्टिक किसका था? ह्यूमनिस्टिक था मेस्लो। किसका था? मेस्लो की। और मेस्लो की हमने कौन सी पढ़ी थी? नीड। नीड की हायरार्की की अपन ने पढ़ी थी। और नीड की हायरार्की में अपन ने कहा था 5 स्टेज होते हैं, और वो कौन कौन से स्टेज थे? मेस्लो। तो मेस्लो ने 5 स्टेज कौन से बताए थे नीड के? किसके? नीड के। अपन ने बात करी थी सबसे पहले, जो सबसे, आप ऐसे याद करोगे इसको ट्राइंगल के द्वारा, सबसे जो पहला जो है, जो सबसे कम रिक्वायरमेंट होती है, फिजिकल नीड, शारीरिक आवश्यकता। उसके बाद सेफ्टी की, सेफ्टी नीड। जब सेफ्टी भी कंप्लीट हो जाए, सिक्योरिटी भी कंप्लीट हो जाए, उसके बाद में आदमी को चाहिए लव, लव नीड। उसके बाद में अपन ने बात की थी एस्टीम, सम्मान, इज्जत से बात करोगे साहब, एस्टीम नीड। उसके बाद में अपन ने बात की थी किसकी? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। क्लियर है मेरी बात? और अपन ने कहा था ये सबसे क्या है? लास्ट नीड है। ये बात कर ली थी ना अपन ने। ऐसे ट्राइंगल के अंदर है था ये पूरा का पूरा कंप्लीटली, ऐसे याद रखेंगे इसको। और आपसे कहे कि सबसे जो है, ये सबसे कौन सी है? लोअर है। और ये सबसे कौन सी है? हायर है। क्लियर है मेरी बात?
इसके साथ में अपन ने लास्ट जो है ये किसका था स्कूल, हॉर्मिक स्कूल किसका था भाई, बताओ किसका था, याद आ रहा है, नहीं याद आ रहा, मैकडूगल का, किसका था, विलियम मैकडूगल, याद आ रहा है ना, मैंने बताई थी आपको 14 इसमें क्या थी, इंस्टिक थी, और इसके साथ में 14 क्या जुड़े हुए थे, इमोशंस, है ना, अपन ने बात की थी एक दो की, फियर वगैरह के बारे में बात की थी अपन ने, भूख लगती है तो वो भोजन की तलाश में जरूर घूमता है, क्लियर है मेरी बात, है ना, फियर वगैरह उनकी बात की थी, 2-3 स्ट्रिक्ट अपने पढ़े थे, टोटल 14 है। स्ट्रिक्ट का मतलब होता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो अपने जन्मजात कुछ ऐसे संवेग, ऐसी चीजें हैं वो लेके आता है अपने अंदर ही, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्ट्रिक्ट, इसलिए इनको फादर ऑफ स्ट्रिक्ट भी कहते हैं। ये अपन ने बातें कर ली थी, किसके बारे में बात कर ली थी अपन ने, स्कूल्स की बात अपन ने कर ली थी। अब अपन जो आज बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे, अपन आज अपना जो स्टार्ट होगा वो होगा एजुकेशनल साइकोलॉजी। क्या स्टार्ट होगा, एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, शैक्षिक मनोविज्ञान हिंदी में अगर कहें तो, क्लियर है मेरी बात। सबसे पहले इसको समझने से पहले अपने को यह समझना पड़ेगा, ये वर्ड बना है आपके किससे, एजुकेशन से, किससे बना है, एजुकेशन से, एजुकेशन, और एजुकेशन जो वर्ड है ये किससे बना है, ये लैटिन भाषा के एजुकेटम से बना है, एजुकेटम, क्लियर है मेरी बात। और एजुकेशन जो है, ये जो वर्ड है ये दो वर्ड से मिलके बना है, एक तो ई और एक ड्यूको। ई का मतलब होता है फ्रॉम इनसाइड, और ड्यूको का मतलब क्या होता है, टू ब्रिंग आउट, टू ब्रिंग आउट, अंदर से बाहर लाना। फ्रॉम इनसाइड का मतलब अंदर से, ई मतलब इनसाइड, ऐसे याद रख लो आपको, ई मतलब इनसाइड, ड्यूको मतलब ब्रिंग आउट, बाहर, अंदर से बाहर की तरफ लेके आना, क्लियर है बात। तो एजुकेशन का मीनिंग क्या निकल के आएगा, एजुकेशन का मीनिंग निकल के आएगा कि जो चीज आपके पावर, जो पोटेंशियल जो आपके अंदर है उसको बाहर की तरफ लेके आना, ये काम कौन करती है, एजुकेशन करती है, क्लियर है मेरी बात। यहां पे देखना 2-3 वर्ड आएंगे वो अपने को ध्यान में रखने हैं, इसको रख देता है ना ऐसे ही, चलो इस पे लिख लेते हैं अपन। यहाँ पे 2-3 वर्ड है वो अपने को ध्यान में रखने हैं। पहला एक वर्ड आएगा कि एजुकेशन जो वर्ड है ये बना है एजुकेयर से, एक वर्ड आएगा एजुसेरे, और तीसरा वर्ड आएगा एजुकेटम। इसका मतलब समझो आप, एजुकेयर का मतलब क्या है, और एजुसेर किसी को पता है तो बताओ, कमेंट बॉक्स में लिखो। एजुकेयर, देखो एजुकेयर, एजुसेरे और एजुकेटम, इसका पहले मीनिंग समझो आप अच्छे से, अपने अलग से करते हैं। एजुकेयर, एजुसेरे और एजुकेटम। एजुकेयर का अगर मैं सिंपल सा मीनिंग आपको बताऊं तो इसका मीनिंग है, वो निकल के आता है कि अब जो है वो कोई पौधा है, ऐसे समझते हैं अपन, पहले इसका मीनिंग समझते हैं कि कोई भी पौधा है, ठीक है, अब इसका जो बाहर का जो एनवायरमेंट है उसको खाद दे रहे हैं अपन, इसको पानी दे रहे हैं अपन, क्लियर है मेरी बात, इसको सनलाइट मिल रही है टाइम पे, ठीक है, ये जो पावर है मतलब बाहर से किसी चीज को पावर करना, क्लियर है, बाहर से किसी चीज को अगर पावर करोगे तो वो क्या है, एजुकेयर। और एजुसेरे का मतलब क्या है कि जब ये बीज था ना तो इसके अंदर ये सीड था, तो इसके अंदर खुद के अंदर एक पोटेंशियल था, क्या पोटेंशियल था, ये जो पेड़ बना है ना ये पेड़ बनने का पोटेंशियल था,
क्लियर है? तो वो अंदर से पावर बाहर की ओर निकली है। तो एजुकेयर का मतलब होता है बाहर से कोई चीज आप अंदर की ओर दे रहे हो पावर, और एजुसेरे का मतलब अंदर से कोई पावर है वो बाहर की ओर निकल रही है। दोनों में फर्क समझ रहे हो? तो सर फिर एजुकेटम क्या है? एजुकेटम का मतलब होता है ट्रेन करना किसी चीज को, टू ट्रेन, प्रशिक्षण देना, प्रशिक्षित करना। क्लियर है मेरी बात? मतलब समझ में आया क्या रे यार? मेन कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, वो समझा रहा हूं मैं। एजुकेयर, देखो ये तीन वर्ड यहां पे आएंगे आपके पास में, एजुकेयर, एजुसेरे और एजुकेटम। इनका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, सीधी सी बात ये है। पहली बात, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है सर, अपने को अच्छे से एकदम क्लियर हो गया, इनका मीनिंग पता लग गया, मीनिंग पता लग गया तो ठीक है। अब देखो, ये तो बाद में पढ़ेंगे अपन। अब देखो, एजुकेशनल साइकोलॉजी है, इसका मीनिंग नहीं आप निकालते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी, इसका अगर मीनिंग अपन निकाले ना, तो सिंपल सा इसका मीनिंग ये निकल के आता है, ये एजुकेशनल संबंधित आपके टीचिंग से, थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा, ये जो एजुकेशन है ये संबंधित आपकी किससे? टीचिंग से। और ये जो साइकोलॉजी है इससे रिलेट वर्ड आएगा लर्निंग, सीखना कोई चीज को। बात समझ में आ रही है? मतलब एजुकेशनल साइकोलॉजी मिलके क्या करेगी? किसी भी चाइल्ड के बिहेवियर में चेंज करेगी जनाब। बिहेवियर में क्या लाएगी? चेंजेस लाएगी। कोई भी स्टूडेंट है, चाइल्ड है, उसके बिहेवियर में क्या लेके आएगी? चेंजेस लेके आएगी। कौन? एजुकेशनल साइकोलॉजी। बात समझ में आई है? क्लियर है मेरी बात? अब अपन देख लेते हैं। ये देखो, ये वाली बातें अपन ने करी थी। लेटिन वर्ड क्या है? एजुकेटम। एजुकेटम का मतलब क्या है? टू ट्रेन, प्रशिक्षित करना। एजुकेटम ये मैंने बताई दी थी। ई मतलब इनसाइड और ड्यूको मतलब ब्रिंग आउट, बाहर लाना। ठीक है? और एजुकेशन है क्या? तो एजुकेशन जो वर्ड है, एजुकेशन जो वर्ड है उससे क्या होती है आपकी, चलो यही देख लेते हैं ना अपन। हिडन जो हिडन नॉलेज है, उनकी स्किल्स है, उनको बाहर की ओर लेके आना। एजुकेशन का जो मेन पर्पज क्या है कि आपका जो हिडन नॉलेज है, आपकी स्किल्स है, आपका जो कॉम्पिटेंस है, क्लियर है मेरी बात, उनको क्या करना? उनको अंदर से बाहर की ओर। हमने पढ़ा ना ई ड्यू को, ई ड्यू को मतलब इनसाइड से आउटसाइड की ओर, बाहर की ओर ब्रिंग आउट, लेके आना। क्लियर है मेरी बात? तो यही काम है। ये रहा, पूरी डेफिनेशन पढ़ना। ये प्रोसेस है, कैसी? ऐसी प्रोसेस जो आपकी हिडन नॉलेज, देखो की पॉइंट पकड़ना हमेशा डेफिनेशन के अंदर, जो आपकी हिडन नॉलेज को, आपके कॉम्पिटेंस को, आपकी स्किल्स को, आपकी एबिलिटी को क्या करते हैं? बाहर की ओर लेके आते हैं। ठीक है? और ये चेंजेज है वो क्या करते हैं? चाइल्ड के बिहेवियर को चेंज करते हैं। फिर ये है ना, जब वो कुछ सीखेगा, उसमें स्किल्स आएंगी, उसमें कॉम्पिटेंस आएगा, उसमें एबिलिटी आएगी, तो उसका बिहेवियर चेंज हुआ कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ये काम किसका? एजुकेशन का। तो ये बिल्कुल एकदम परफेक्ट डेफिनेशन है किसकी? एजुकेशन की। अब हर इनकी अपना, सबसे पहले अपन एजुकेशन की डेफिनेशन देखते हैं। बहुत एजुकेशनलिस्ट हुए थे और उन्होंने अलग अलग डेफिनेशनें दी हैं, वो अपन एक बार देख लेते हैं। ठीक है? करना कुछ नहीं है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं अपन, डेफिनेशन है वो थोड़ा सा अपने को याद रहेगा। देखो, ये मैंने बताई थी, एजुकेशन जो है वो बना है किसके? लेटिन वर्ड से एजुकेयर और एजुसेरे। अपन ने दोनों का मीनिंग देख लिया और दोनों को अच्छे से कॉन्सेप्ट से क्लियर कर लिया। क्लियर है मेरी बात? यहां पर एक वर्ड और आता है एजुकेटम, इसका मीनिंग भी अपन जानते हैं। ठीक है? अब अपन देखो पेस्टोलॉजी क्या डेफिनेशन देते हैं। देखो, पेस्टोलॉजी ये डेफिनेशन देते हैं कि एजुकेशन जो है वो पर्सन की जो इनर पावर है, देखो ये की पॉइंट पकड़ना हमेशा, पर्सन की जो इनर पावर है और उसका जो पोटेंशियल है, उसका जो क्या है? पोटेंशियल है, उसको बाहर की ओर लेके आते हैं। एजुकेशन क्या करता है? आप कोई भी व्यक्ति है, उसका इनर पावर और उसका जो पोटेंशियल है वो बाहर की ओर लेके आते हैं। बात समझ रहे हो मेरी? तो यहां पेस्टोलॉजी
पेस्टोलॉजी की क्या डेफिनेशन है जनाब? पेस्टोलॉजी कहते हैं कि उसकी जो इनर पावर है, इनर पावर, इनर पावर और उसकी जो पोटेंशियल है, उसका जो पोटेंशियल है उसको बाहर की ओर। तो यहां पे अपन ध्यान में रखेंगे कि ये वर्ड पकड़ेंगे, पेस्टोलॉजी में भी पी आता है, ठीक है। और यहां पे जो पेस्टोलॉजी है, पावर है, पोटेंशियल है, तो इसे याद करेंगे। पी से कनेक्ट हो रहा है ना, पी से पी कनेक्ट हो रहा है। पेस्टोलॉजी में भी पी, पावर में भी पी, पोटेंशियल में भी पी, है ना। तो पेस्टोलॉजी क्या कहते हैं? इनर जो पावर है, इनर पावर और पोटेंशियल, उसको बाहर की ओर लेके आना, क्या कहलाता है? एजुकेशन कहलाता है। क्लियर है मेरी बात? अब प्लेटो की बात करते हैं। प्लेटो ने 3 बातें बताई है, कौन कौन सी? तो फिजिकल, एक मेंटल और एक इंट्यूशनल, ये चेंजेस लेके आते हैं पर्सन में। तो इसको भी याद रखने का क्या तरीका है? देखो देखो, मैं केवल पढ़ा नहीं रहा, और मैं आपको की पॉइंट, डेफिनेशन के की पॉइंट पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, और आपको उस डेफिनेशन में क्या याद करना है, केवल वो की पॉइंट ध्यान रखना है। अपने को वहां थ्योरेटिकल एग्जाम नहीं आने वाला। बात समझ में आ रही है? केवल उस जो भी डेफिनेशन जिसकी है, हालांकि डेफिनेशन याद करना, फिर भी मैं एक डेफिनेशन आपको याद करवा रहा हूं, और बिल्कुल याद होगी आपके। वो डेफिनेशन में अपने को की पॉइंट याद करने हैं, बस की पॉइंट, इससे इसको लिंक करना आना चाहिए। वहां पे एग्जाम पे जैसे वो की पॉइंट वो दिखा कि ये इससे हो रहा है कनेक्ट, कनेक्ट करो, टिक मारो, आगे निकलो, खत्म काम। अपने को वहां लिख के नहीं आना है, पूरे के पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं देना है वहां पे कि आपको 15 वर्ड में लिखो, 100 वर्ड में लिखो, ये कुछ नहीं करना अपने को। अपने को ऑब्जेक्टिव पेपर मिलने वाला है साहब, सीधी सी बात है, वो सही होना चाहिए अपना। और उसके लिए अपने पूरी डेफिनेशन याद करने नहीं बैठेंगे, अपने पास बहुत सारी चीजें पढ़ने के लिए, साइंस पढ़नी है अपने को, मैथ्स पढ़नी है अपने को, जीके पढ़ना है अपने को, क्लियर है मेरी बात? साइकोलॉजी पढ़नी है अपने को, है कि नहीं है? मैनेजमेंट पढ़ना है अपने को, हिंदी पढ़नी है अपने को, इंग्लिश पढ़नी, तो पढ़ने के लिए बहुत कुछ है अपने पास में। तो हर एक चीज है वो रट्टा मारना, कॉन्सेप्ट है वो मैं क्लियर करवा रहा हूं आपको साथ साथ में। हर एक चीज है वो कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या थे? कॉन्सेप्ट ये तो फंक्शनलिज्म कैसे काम करता है, स्ट्रक्चरिज्म कैसे काम करता है, गेस्टाल्ट में क्या था, है ना, ह्यूमनिस्टिक में क्या याद करना है, वो सब चीजें मैं समझाते हुए आ रहा हूं, एक्सप्लेन करते हुए आ रहा हूं, हर एक चीज क्लियर है। और जहां पर ट्रिक की रिक्वायरमेंट होती है वहां ट्रिक भी बता रहा हूं। जैसे टीचनर आईएएस थे, तो अब वहां से याद आ गया कि आई का मतलब इमेज है, ए का मतलब अपेक्षा, मैंने भी ऐसे याद कर रखा है, वही मैं एक्सप्लेनेशन आपको दे रहा हूं, ताकि आपके लिए भी साइकोलॉजी इजी रहे। फैक्ट है, देखो फैक्ट याद तो करने पड़ेंगे, फैक्ट सीधी सी बात है। वो फैक्ट को याद करने का तरीका एकदम थोड़ा आसान हो जाए ना, तो मजा आ जाएगा, साइकोलॉजी पढ़ने में भी और साइकोलॉजी पढ़ाने में भी, दोनों में। समझ में आ रही मेरी बात? तो मैं चीजों को आसान कर रहा हूं आपके बहुत। और पहली बात, इंग्लिश मीडियम में बात कर रहे हैं अपन, टोटली प्योर इंग्लिश मीडियम, कहीं मैंने हिंदी में कुछ नहीं लिखा है यहाँ पे, कोई एक्सप्लेन हिंदी में नहीं दिया आपको, सब कुछ चीजें मैंने इंग्लिश में बताई है आपके। क्लियर मेरी बात? अब यहां पर अपन बात करते हैं, यहां पे मैं जब बात करता हूं किसकी? प्लेटो की। तो प्लेटो ने 3 चीजें बताई हैं, फिजिकल, मेंटल और इंटेलेक्चुअल। अब देखो, प्लेटो, फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल। यहां पे हम याद करेंगे कि जो ना प्लेटो है वो डेवलप करता है कौन? आपने, आप ईएमआई भरते हो सारे लोग? बिल्कुल भरते हैं सर। अब प्लेटो का क्या आ रहा है? प्लेटो का क्या है? पी। प्लेटो का क्या है? पी स्टार्टिंग का। तो ये ई की, ई को हटा के क्या लगा दो? पी। पीएमआई, फिजिकल, मेंटल और इंटेलेक्चुअल, शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक। फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल। क्लियर है मेरी बात? तो प्लेटो डेवलप्स करते हैं किसको? पीएमआई को, है ना। ईएमआई नहीं, पीएमआई, ई की जगह यहां पर पी हो जाएगा, क्योंकि पी से मतलब प्लेटो है ना। तो ये यहाँ के कीवर्ड है, तो कीवर्ड समझ में आ गए ना? फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल, फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल, शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक। क्लियर मेरी बात?
अब और डेफिनेशन है एजुकेशन की, थोड़ी सी एक बार और समझ लेते हैं। अरस्तु क्या कहते हैं, अरिस्टोटल आपके कहते हैं कि साहब जो किसी की अगर बॉडी है, हेल्थी बॉडी है, ये एकदम एकदम हेल्थी आदमी है, अगर ये हेल्थी है ना, तो इसके अंदर का जो दिमाग है वो भी कैसा होगा, हेल्थी होगा। कैसा होगा, हेल्थी होगा। ये बात कौन कहते हैं, अरस्तु कहते हैं। ये बिल्कुल एजुकेशन बिल्ड्स ए हेल्थी माइंड। हेल्थी माइंड, ये रहा हेल्थी माइंड। और हेल्थी माइंड किसके अंदर, हेल्थी बॉडी के अंदर। हेल्थी माइंड इन ए हेल्थी बॉडी। क्लियर है मेरी बात। तो ये यहां पे अपन बस, ब्राउन क्या कहते हैं, ब्राउन बिहेवियर की बात करते हैं, बस इतना याद रखो जो मैंने याद कर रखा है। अब एजुकेशन इज प्रोसेस टू ब्रिंग आउट अबाउट द चेंज इन चाइल्ड बिहेवियर। ये देखो बिहेवियर, तो बिल्ड की, ब्राउन किसकी बात करेंगे, बिहेवियर की बात करेंगे। चेंज इन बिहेवियर, चेंज इन बिहेवियर, तो ब्राउन किसकी बात करेंगे, चेंज इन बिहेवियर की। और विवेकानंद क्या बात करेंगे, विवेकानंद परफेक्ट, एकदम परफेक्ट आदमी थे वो, बहुत परफेक्ट है ना, तो वो परफेक्शन की बात करेंगे। इतना याद रखना है बस आपको। तो कहीं आ रहा है यार, मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन। मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है कि बाहर की ओर निकालना परफेक्शन का, परफेक्शन को, जो आदमी के अंदर पहले से जो परफेक्शन होती है उसको प्रकट करना बाहर की ओर। क्लियर है मेरी बात, ब्रिंग आउट करना उसको, मैनिफेस्टेशन करना उसका। बात समझ में आ रही है। तो ये क्या है, विवेकानंद, क्योंकि विवेकानंद भी खुद अपने आप में क्या थे, परफेक्ट थे, है ना। तो यहाँ पे की पॉइंट क्या है अपना, परफेक्शन। एक की पॉइंट अपने को ढूंढ रहे हैं, बस मेन बात ये है। तो मैं आपको साथ साथ में रिमेंबर करवा रहा हूं, याद करवा रहा हूं। क्लियर ना, क्या याद करना है इसमें। ऐसे डेफिनेशन याद करने बहुत टेढ़ा काम है, फिर भी अपन कोशिश कर रहे हैं कि अपने याद रहे, क्योंकि एग्जाम में एक एक नंबर अपने लिए इंपॉर्टेंट है। वहां पे लड़ाई एक एक नंबर भाई, जो सिंपल क्वेश्चन आएगा ना सभी करेंगे, वो तो सभी करेंगे ना। बात समझ में आई, है ना। ठीक है, अब अपन बात करते हैं एजुकेशन की और साइकोलॉजी की। इसके बारे में अपन ने बात कर ली। एजुकेशन क्या करता है कि बिहेवियर में चेंज करता है, और साइकोलॉजी क्या करती है, स्टडी करती है किसकी, बिहेवियर की। ये बात कर चुके हैं। साइकोलॉजी है साइंस ऑफ बिहेवियर, ठीक है ना। और अपन ने कहा था कि साइंस, लोगस, लोगस का मतलब क्या होता है, स्टडी करना भी होता है और साइंस भी होता है। बात करी ना अपन ने, सबसे पहले अपन ने बात की थी, जब सबसे पहले अपन ने जब साइकोलॉजी पढ़ाई थी मैंने, तो साइकोलॉजी जब मैंने बोर्ड पे नाम लिखा था ना, तो मैंने दो बातें बताई थी। एक मैंने कहा था कि इसका मतलब है साइकी, और एक का मतलब है लोगस। तो यहां पर लोगस आ रहा है ना, तो लोगस का मैंने दो मतलब बताए थे, यहां पे आपको ध्यान में हो तो। लोगस का मैंने एक अर्थ बताया था, टू स्टडी, क्या, टू स्टडी। और एक मैंने मतलब बताया था साइंस, क्या मतलब बताया था, साइंस, टू स्टडी और साइंस। तो यहां पर कहानी सेम है। वो कहां चले गए यार, ये रे, एजुकेशन और साइकोलॉजी, तो वही बात आ रही है, सेम बात निकल के आ रही है। एजुकेशन का मतलब बिहेवियर में चेंज करना, और साइकोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ बिहेवियर। लोगस का मतलब स्टडी भी होता है, साइंस भी होता है। तो साइंस ऑफ बिहेवियर बोलो, स्टडी ऑफ बिहेवियर बोलो, एक ही बात है, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। स्टडी ए चाइल्ड बिहेवियर इन एजुकेशन सिचुएशन in order to bring out change in the behavior is the educational psychology। अब ये सेम कह रहा है अभी, है ना। बिहेवियर को समझना और उसको चेंज करना, मेन फोकस यही है इसका। क्या, सबसे पहले बिहेवियर को समझना या उसकी स्टडी करना, और स्टडी करने के बाद, समझने के बाद उसके अंदर क्या लाना, बिहेवियर में चेंजेस लाना। यही काम किसका है, ये काम है एजुकेशनल साइकोलॉजी का। सीधी सी बात है। क्लियर है मेरी बात, ये कह रहा है ये साइंटिफिक लर्निंग, टीचिंग, रीडिंग और इंस्ट्रक्शन का स्कूल है ये एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो ये देखो, ये इसकी कहानी बड़ी लंबी है ना। और ये कहानी अपन पढ़ के आए हैं साहब, ऐसा नहीं कि अभी पढ़ रहे हैं। देखो, मैंने सबसे पहले आपसे कहा था कि जो फिलोसॉफी था, उस फिलोसॉफी से क्या बना, क्या निकल के आया, साइकोलॉजी। और इस अब साइकोलॉजी से क्या निकल के आ रहा है, एजुकेशनल साइकोलॉजी। बात समझ में आ रही है। तो एक दिन में नहीं है ये, ठीक है ना। सबसे पहले इससे ये सब्जेक्ट बना नया,
साइकोलॉजी, और साइकोलॉजी से क्या बनाए, एजुकेशनल साइकोलॉजी बनाए। ठीक है ना, इस सब्जेक्ट से ये सब्जेक्ट बना, इस ये सब्जेक्ट से ये सब्जेक्ट बना। इस सब्जेक्ट से ये लाने वाले कौन, किसका नाम है, जेम्स का। और साइकोलॉजी को एजुकेशनल में काम करने वाले कौन है, तो थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक। बात समझ में आ रही है यार। ये एडवर्ड ली थॉर्नडाइक है इनका पूरा नाम। ये वही थॉर्नडाइक है जिन्हें अपन प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक, फर्स्ट एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट कहते हैं। पहले एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट अगर आपसे पूछे कौन थे, तो थॉर्नडाइक थे, जिन्होंने लॉ इफेक्ट दिया था। क्लियर है मेरी बात, के बारे में बात करेंगे अपन आराम से। और एजुकेशनल साइकोलॉजी के अगर फाउंडर पूछे तो भी यही है, और साइकोलॉजी से एजुकेशनल साइकोलॉजी को अलग करने वाले भी यही है। बात समझ में आ रही है मेरी। यहां पर अब पहले अपन ने एजुकेशनल की बात की थी, उसकी डेफिनेशन की बात की थी, अब दोनों को मिला के बात करेंगे। एजुकेशनल साइकोलॉजी, इसकी मिला के अपन डेफिनेशन समझेंगे। देखो, तो इसकी अगर मिला के अपन डेफिनेशन समझें, तो क्रो और क्रो की क्या डेफिनेशन है, ये कहता है कि एक सिस्टमेटिक स्टडी करनी है अपने को, एक सिस्टमेटिक स्टडी। ये सिस्टमेटिक स्टडी दो तीन की डेफिनेशन में ध्यान में रखना है अपने को, लेकिन सिस्टमेटिक स्टडी ऐसी जो एजुकेशनल सिचुएशन को समझे अपने। क्लियर है मेरी बात, वो क्या कहलाती है, एजुकेशनल साइकोलॉजी। किसकी डेफिनेशन है, क्रो एंड क्रो की। स्किनर क्या कहते हैं, स्किनर का मतलब क्या है, स्पिन करना, किसको, टीचिंग को और लर्निंग को। ऐसे याद रख लो आप, स्किनर है वो क्या करवाता है, स्पिन करवाता है। किसको स्पिन करवाता है, डेफिनेशन किसकी देनी है, एजुकेशनल साइकोलॉजी की। तो एजुकेशन से क्या निकल के आता है, टीचिंग, मैंने कहा था। और साइकोलॉजी से क्या निकल के आता है, लर्निंग, पढ़ाना, और लर्निंग मतलब सीखना। ठीक है, तो ये कहानी ये बता रहा होगा। हाँ, ये एक ऐसी इंपॉर्टेंट ब्रांच है, ये देखो, लर्निंग और टीचिंग, ये दोनों की पॉइंट है यहां पर। बात समझ में आ रही है, ये दोनों की पॉइंट याद रखेंगे। स्किनर जब भी आए और लर्निंग और टीचिंग दिख जाए आपको, वहां पर आपको स्किनर करके आना है। बात समझ में आ रही है। एजुकेशनल साइकोलॉजी की डेफिनेशन की बात कर रहे हैं अपन। उसके बाद में अपन बात करेंगे किसकी, ये देखो, ये और आ गया, टीचिंग और लर्निंग से क्या करता है, कनेक्ट करता है। ये भी किसकी, स्किनर की है। तो स्किनर ये सब बातें करते हैं बार बार, टीचिंग और लर्निंग। स्किनर की जब बात आई तो टीचिंग और लर्निंग। एक ये डेफिनेशन अपने थोड़ा ध्यान रखनी है, पील की। पील की बहुत शॉर्ट डेफिनेशन है। पील कहते हैं एजुकेशन साइकोलॉजी को साइंस ऑफ एजुकेशन, छोटी सी है बस इतनी सी। क्या कहते हैं, साइंस ऑफ एजुकेशन। और ये जो स्टीफन है, स्टीफन क्या कहते हैं, स्टीफन ये कहते हैं कि एजुकेशनल साइकोलॉजी वो सिस्टमेटिक स्टडी है किसकी, एजुकेशनल डेवलपमेंट की। क्रो एंड क्रो तो क्या कहते थे, सिस्टमेटिक स्टडी किसकी, एजुकेशनल सिचुएशन की। और स्टीफन क्या कहते हैं, ध्यान रखना, सिस्टमेटिक स्टडी किसकी, एजुकेशनल डेवलपमेंट की। इतना ही फर्क है बस। बात समझ में आ रही है। हाँ, अब इसकी हिस्ट्री की बात करते हैं। तो सबसे पहले जो इनकी बात करती है वो थे गाल्टन, फ्रांसिस गाल्टन। फ्रांसिस गाल्टन वही आदमी है जिन्होंने सबसे पहले इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात करी है। सबसे पहले इंडिविजुअल डिफरेंसेस की अगर किसी ने बात करी है, व्यक्तिगत विभिन्नता की अगर किसी ने बात करी है मनोविज्ञान के अंदर, तो वो फ्रांसिस गाल्टन थे। और फ्रांसिस गाल्टन वही आदमी है जिन्होंने सबसे पहले एजुकेशनल साइकोलॉजी को सबसे पहले बताया कि एजुकेशनल साइकोलॉजी भी कोई चीज है। हालांकि अलग करने का काम अपन देखेंगे कि आगे आगे धीरे धीरे हुआ है। ये 1880 में इन्होंने जब बात करी एजुकेशनल साइकोलॉजी की, फ्रांसिस गाल्टन में 1900 में ये एक अलग ब्रांच के रूप में स्टेब्लिश हो गई थी। साइकोलॉजी को छोड़ के एजुकेशनल साइकोलॉजी खुद अपने आप में एक सब्जेक्ट बन गया था, एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट बन गया था इसका, किसका, साइकोलॉजी का। तो बात समझ में आ रही है मेरी। ये देखो, ये वाली बात अपने कल, फिलोसॉफी था सबसे पहले, फिलोसॉफी से क्या बना, साइकोलॉजी। इसीलिए हम क्या कहते हैं, फिलोसॉफी क्या है, मदर ऑफ साइकोलॉजी है। क्लियर है मेरी बात, फिलोसॉफी क्या है, इसलिए हम क्या कहते थे, फिलोसॉफी को मदर ऑफ साइकोलॉजी कहते थे। क्लियर है।
और फिलोसॉफी से फिर क्या निकल के आया, एजुकेशनल साइकोलॉजी। और हमने ये कही थी कि ये जो विलियम जेम्स थे ना, इन्होंने जिन्होंने द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी किताब लिखी थी, इन्होंने सबसे पहले ये काम किया था, ठीक है। और ये काम किया इन्होंने एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने 1920 के अंदर। क्या काम किया है, साइकोलॉजी से क्या किया था, एजुकेशनल साइकोलॉजी को अलग करने का काम, ठीक है। अब ये दो तीन बातें हैं एडवर्ड ली थॉर्नडाइक की, ये फर्स्ट एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है कई बार, ध्यान में रखेंगे अपन। फर्स्ट एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट कौन है, तो यही है। फादर अगर पूछे कौन है एजुकेशनल साइकोलॉजी के, तो भी यही है, क्योंकि इन्होंने अलग किया इसको सबसे पहले, यही फर्स्ट है। इसके फाउंडर कौन है एजुकेशनल साइकोलॉजी के, वो भी यही है, ठीक है। अब इसके नेचर के बारे में बात करते हैं कि एजुकेशनल साइकोलॉजी का नेचर कैसा है। इसका नेचर साइंटिफिक है साहब। कैसा नेचर है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट साइंटिफिक है, बिल्कुल साइंटिफिक नेचर है। किसका, एजुकेशनल साइकोलॉजी का, एजुकेशनल साइकोलॉजी का। ये इंपॉर्टेंट है, ये अपन ध्यान रखेंगे। इसमें बाकायदा जो है वो स्टूडेंट है, कौन सा वीक है, कौन सा इंटेलिजेंट है, उनका टेस्ट लेना, उनको सिस्टमेटिक उनका स्टडी करवाना, है ना। पूरे का पूरा एक ऑर्डर्ड सिस्टम है, एक सिस्टमेटिक ढंग से काम होता है इसके अंदर। कौन सा मेथड यूज करना है, कैसे पढ़ाना है ना, एक पूरा का पूरा काम किस में होता है, साइंटिफिक वे में होता है। इसलिए एजुकेशनल जो साइकोलॉजी है वो कैसा है, अपने आप में साइंटिफिक है। अपन बात करेंगे आगे प्योर है या कैसा है, उसमें अपन बात करेंगे। क्लियर है मेरी बात। अब देखो एजुकेशनल साइकोलॉजी ऐसे जो प्रिडिक्शन करती है, प्रिडिक्शन का मतलब क्या है कि आप थोड़ा बहुत बता सकते हो। अगर बच्चे की एक्टिविटी अच्छी चल रही है उस टाइम पे, वो इंटेलिजेंट है, तो आप बता सकते हो कि कुछ ना कुछ आगे बड़ा होके कुछ ना कुछ तो करेगा यार ये, है ना। तो अभी की एक्टिविटी के आधार पर आप उसकी भविष्यवाणी कर सकते हो, उसका प्रिडिक्शन दे सकते हो, उसको प्रिडिक्ट कर सकते हो आप। क्लियर है मेरी बात, ये बताती है ना। इसमें कुछ यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस है, यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस कुछ इसमें एजुकेशनल साइकोलॉजी कुछ ऐसे लॉज हैं जो हमेशा अप्लाई होते हैं, जैसे लॉ ऑफ इफेक्ट वाला लॉ है ना। बहुत सारे लॉ है, लॉ ऑफ रेडीनेस वाले हैं, बहुत सारे जितने भी लॉ बनाए गए हैं अपन पढ़ेंगे आराम से। एडवर्ड ली के 3 जो मेन रूल थे, 5 गौण नियम थे उनके, है ना, सब रूल थे, उनके बारे में भी अपन स्टडी करेंगे। तो ये हमेशा क्या होते हैं, यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल होते हैं, आप कहीं पे भी लगा दो इन लोगों को, ठीक है। ये वाली बात की। अब एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या होता है, प्योर नहीं है साहब, नॉर्मेटिव साइंस है। देखो प्योर और नॉर्मेटिव साइंस में क्या डिफरेंस है, प्योर साइंस और नॉर्मेटिव साइंस में क्या है। हाँ, ये क्या है, एक अप्लाइड साइंस है। अप्लाइड साइंस का मतलब क्या होता है कि आप जो उसके रूल्स रेगुलेशन हैं, वो अगर एजुकेशन में, एजुकेशन साइकोलॉजी के रूल रेगुलेशन वो क्लासेस में लगा सकते हो और उसका आप रिजल्ट देख सकते हो, तो इसका मतलब उसके नियम वास्तव में आप कहीं पे एक ऐसी आपके पास चीज है जिस पे आप अप्लाई कर दो, तो वो अप्लाइड है। वहां पे आप उसको उनको फॉलो करवा सकते हो रूल्स को, तो ये क्या है, एक तरीके से अप्लाइड साइंस है। यहाँ पे अपन बात करेंगे प्योर साइंस और बिहेवियर साइंस के बारे में। देखो प्योर साइंस का मतलब क्या है, प्योर साइंस का मतलब है कि सब कुछ लॉ के अकॉर्डिंग चलेगा साहब। इसमें 5 और 5 10 होते हैं तो होते हैं, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। बात समझ में आ रही है। लेकिन बिहेवियर साइंस में क्या होता है, बिहेवियर साइंस में मैं कोई चीज समझा रहा हूं, फिर भी जरूरी नहीं कि सब बच्चों के पूरे में से पूरे नंबर आए। टीचर किसी से कुछ पूछ रहा है तो जरूरी नहीं है कि सब बच्चे उसका आंसर कर सके। बात समझ में आ रही है, क्योंकि सबकी जो इंटेलिजेंस है, सबका जो एटीट्यूड है, सबकी स्किल्स है, सब अपने आप में क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है सबके अंदर। बात समझ में आ रही है। इसका मतलब वो बिहेवियर से कंट्रोल होता है, इसके उसमें रिजल्ट है वो 100% नहीं मिलते इसमें, लेकिन इसमें रिजल्ट 100%। आप कहीं चले जाओ दुनिया के अंदर, ये लॉ और प्रिंसिपल हमेशा सेम रहते हैं। चाहे आप अमेरिका में जाओ, चाहे आप यूपी में जाओ, कहीं जाओ, 5 और 5 10 होंगे तो 10 ही होंगे साहब हमेशा। तो प्योर साइंस में कौन सब्जेक्ट है, फिजिक्स है आपकी, न्यूटन्स का लॉ चाहे इंडिया में पढ़ो चाहे कनाडा में पढ़ो सेम रहेगा। केमिस्ट्री है आपकी,
है ना। तो ये सब क्या है, आपके मैथमेटिक्स है आपकी, ये क्या है, प्योर साइंस है। लिखा भी होगा एग्जाम्पल, नहीं लिखा क्या, ये लिखा हुआ है ना, मैथमेटिक्स केमिस्ट्री फिजिक्स है, ये क्या है, प्योर साइंस है ना। और ये बिहेवियर साइंस क्यों है, साइकोलॉजी, ये इसलिए है क्योंकि ये ह्यूमन बिहेवियर से डील करता है, इसका काम ही यही है। साइकोलॉजी का मतलब ही साइंस ऑफ बिहेवियर है, और जब ह्यूमन बिहेवियर से डील करेगा तो सबका बिहेवियर और नेचर तो अलग अलग हुआ ना यार। तो 100% रिजल्ट का एक्सपेक्टेशन क्यों रखते हो आप उस चीज में, समझ में आए, इसलिए क्या है, बिहेवियर साइंस है। और पर्सन टू पर्सन क्या करता है, वेरी करता है। अब नेचर एजुकेशनल साइकोलॉजी का देखो, अपन देख लेते हैं थोड़ा सा। ये इसका सेंट्रल पॉइंट हमेशा स्टूडेंट रहेगा। कौन रहेगा भाई, कर्तम करता स्टूडेंट ही तो है। नो स्टूडेंट नो एजुकेशन साइकोलॉजी। एजुकेशन साइकोलॉजी बनी स्टूडेंट के लिए, हालांकि टीचर की भी हेल्प करती है एजुकेशन साइकोलॉजी। टीचर टीचर की क्या हेल्प करती है, टीचर की ये हेल्प करती है कि उसको पता लगता है कि मेरे को कौन सा मेथड, टीचिंग मेथड यूज करना है, किस बच्चे को कैसे पढ़ाना है, कैसे मेरे को असिस्मेंट लेना है उसका। बात समझ में आई है। तो टीचर की भी हेल्प करती है, ऐसा नहीं है कि केवल स्टूडेंट की हेल्प करे। ठीक है। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या होती है, वो जो चाइल्ड बिहेवियर है उसके अंदर चेंज लेके आती है। उसके अंदर क्या लेके आती है, चेंज। ये अपन ने पढ़ लिया था, चेंज इन चाइल्ड बिहेवियर, ब्राउन की ब्राउन की डेफिनेशन, वही डेफिनेशन लिखी है इसके अंदर। ये पढ़ चुके हैं ना ये अपन, अब वो ट्रिक्स थी तो अपने को याद रह गई चीजें, है ना। एजुकेशनल साइकोलॉजी जोर देती है किस पे, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे। और मैंने कहा था ये वर्ड है वो गाल्टन का है, किसका है, फ्रांसीसी गाल्टन। ध्यान में रखेंगे इसको, पढ़ेंगे अपन जब इंडिविजुअल डिफरेंसेस पढ़ेंगे तो। क्लियर है मेरी बात। एजुकेशनल साइकोलॉजी यूजफुल है, देखो ये बात कर ली अपन ने यार, वापस वो यार, ये टीचर और स्टूडेंट दोनों के लिए यूजफुल है साहब। टीचर के लिए भी यूजफुल है और स्टूडेंट के लिए भी यूजफुल है। अब इसके इंपॉर्टेंस देख लेते हैं थोड़े से, कि इंपॉर्टेंस क्या है। ये अंडरस्टैंडिंग है स्टूडेंट को समझने में, बिल्कुल है वो अंडरस्टैंडिंग है। एजुकेशनल साइकोलॉजी से एक साइंटिफिक है साहब। साइंटिफिक का मतलब क्या होता है कि इसमें डायग्नोसिस होता है और उसके बाद रीमेडिकल होता है। उसके अंदर पहले का मतलब ये है कि पहले प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, कोई बच्चा है वो होमवर्क नहीं करके ला रहा, तो उसका रीजन क्या है वो जानना पड़ता है पहले, उसका प्रॉब्लम, फिर उसका सॉल्यूशन करना पड़ता है। कि उसके घर में लाइट नहीं आती रात में, या फिर वहां पे कोई उसका कोई फैमिली मैटर चल रहा है, क्यों होमवर्क नहीं करके ला रहा है, याद करके नहीं क्यों नहीं ला रहा। तो पहले वो प्रॉब्लम को अंडरस्टैंडिंग करो, ये काम करती है एजुकेशन साइकोलॉजी। ठीक है, ये अगर पढ़ रखी है, पता होगा आपको, तो ये आप ये काम कर पाओगे। समझ रहे मेरी बात। तो ये इसलिए कहते हैं कि एजुकेशनल साइकोलॉजी स्टूडेंट को समझने में बहुत हेल्प करती है। और स्टूडेंट साइकोलॉजी क्या है, चाइल्ड सेंट्रेड है, बिल्कुल चाइल्ड सेंट्रेड है। पूरा का पूरा एजुकेशन साइकोलॉजी है ही स्टूडेंट पे, बालक पे डिपेंड है। और ये बच्चे को उसकी आवश्यकता क्या है और उसकी प्रॉब्लम्स क्या है ये जानने में मदद करती है। अरे सेम ये तो बात है। और ये क्या करती है, उसका ऑल राउंड डेवलपमेंट, उसका फिजिक केवल देखो एजुकेशनल साइकोलॉजी अपन ने बात कर ली ना, आपको याद हो तो मैंने कहा था प्लेटो है वो ईएमआई, ईएमआई का मतलब ईएमआई। तो वहां पर वो कहते हैं, प्लेटो खुद कहते हैं कि ये फिजिकल है, मेंटल है, इंटेलेक्चुअल है। इंटेलेक्चुअल, मेंटल और फिजिकल तीनों। इंटेलेक्चुअल में क्या होगा कि उसका जो बौद्धिक है वो विकास होगा, मेंटल में मानसिक विकास उसका, और फिजिकल में उसकी शारीरिक विकास जो है उसका। क्लियर है मेरी बात। तो केवल और केवल उसका मेंटल डेवलपमेंट नहीं करती है, ये ऑल राउंड डेवलप करती है। कौन, एजुकेशनल साइकोलॉजी। ये भी अपने को ध्यान में रखना है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस बात कर लिया अपन ने। और ये एक अच्छा रिलेशनशिप बनाती है एजुकेशनल साइकोलॉजी, है ना। टीचर है और स्टूडेंट है, उन दोनों के बीच में, स्टूडेंट के बीच में, इनके बीच में क्या होता है, एक अच्छा रिलेशनशिप है वो डेवलप करती है। भाई अगर टीचर है वो स्टूडेंट की प्रॉब्लम जानेगा तो सीधी सी बात है कि उनके बीच के जो रिलेशन होंगे वो अच्छे होंगे, है ना। तो ये अच्छा रिलेशन क्या करती है, डेवलप करती है। कौन, एजुकेशन साइकोलॉजी। क्योंकि अगर एजुकेशन साइकोलॉजी से वो काम करेगा, वो हमेशा ऐसे काम करेगा कि जो इंटेलिजेंट बच्चा है उसको क्या चाहिए, उसको कैसे उसको इंप्रूव करें कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आए उसके। वो जो कमज़ोर बच्चे हैं उसको कैसे अटेंड करें कि उसमें प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, वो कहाँ प्रॉब्लम फेस कर रहा है,
उसको कैसे अटेंड करेगी, उसके अच्छे मार्क्स आए। बात समझ में आ रही है? तो रिलेशन अपने आप में अच्छे होंगे फिर। और हाँ, ये एजुकेशनल साइकोलॉजी टीचर को है कि कौन सा टीचिंग मेथड सेलेक्ट करना है, मुझे किस टीचिंग मेथड से मुझे पढ़ाना है, इसमें हेल्प करती है। ये हेल्प करती है करिकुलम को डिजाइन करने के अंदर। क्लास में पहले जो बच्चे हैं पढ़ रहे हैं उनका नॉलेज कैसा है ना, पहले का नॉलेज कैसा है। ऐसा पता लगा कि उनको लिखना ही नहीं आ रहा अभी तक, आपने 10th क्लास के अंदर उसको साइंस पढ़ा रहे हो आप। समझ में आ रही है मेरी बात? है ना? तो उसका करिकुलम है, उस हिसाब से क्या होता है, उनका डिजाइन होता है पहले का जो नॉलेज है उसके बेस पे। ठीक है? टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, ये इफेक्टिव होगा, बिल्कुल इफेक्टिव होगा। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, एजुकेशनल साइकोलॉजी अगर आप पढ़ा रहे हो तो सीखने वाले का काम भी आसान होगा, सिखाने वाले का काम भी आसान होगा। बात समझ में आ रही है? लर्नर और टीचर दोनों का काम आसान होगा और वो इफेक्टिव काम होगा बिल्कुल। और मेजरमेंट और इवोल्यूशन ये स्टेब्लिश करेगा, डिसिप्लिन बिल्कुल करेगा। और ये मेजरमेंट और इवोल्यूशन, देखो मेजरमेंट का मतलब है कि हाउ मच, कितना है, और इवोल्यूशन का मतलब होता है कि कितना अच्छा है, हाउ गुड, कितना अच्छा है। इनके बीच में डिफरेंस पढ़ेंगे, पूरा का पूरा चैप्टर अपने मेजरमेंट और इवोल्यूशन का, टेंशन मत लो आप। अभी तो केवल बेसिक बेसिक बातें हैं वो अपन सीखते हैं। अभी अपना मेन जो है चाइल्ड साइकोलॉजी है वो स्टार्ट ही नहीं हुआ है। चाइल्ड डेवलपमेंट अपन ने स्टार्ट ही नहीं करा अभी तो। अभी तो हम केवल साइकोलॉजी को ऊपर ऊपर से जान रहे हैं, केवल केवल साइकोलॉजी कैसी थी, डेवलपमेंट कैसे हुआ, इसकी स्कूल कौन कौन सी, इसकी ब्रांचें कौन कौन सी है। ब्रांचें अपन पढ़ के आए ना, याद है कि भूल गए भी? नॉर्मल, अब नॉर्मल वो ब्रांच पढ़ी थी अपन ने, याद रखना है उनको, रिपीटेशन करते रहना है उनका। ठीक है? फिर अपन ने एजुकेशनल साइकोलॉजी जब स्टार्ट करी है तो पहले अपन एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में अपन ने जान लिया, इनकी डेफिनेशन है क्या क्या है, इसका एरिया कहाँ से कहाँ तक है, मतलब क्या है एजुकेशन का। क्लियर है मेरी बात? ये अपन ने पढ़ लिया, ये अपना कंप्लीट होता है यहाँ तक आज। ओके, थैंक यू। कल पढ़ेंगे अच्छे से और आप याद करके आना। क्लियर है? जितना पढ़ा है वो रिवाइज करना है एकदम अच्छे से।